बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सजाद में आखिर इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई जहाँ पर शहबाज शरीफ के बाद मरीम नवाज धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। वो बहुत कुछ कहती हैं, उस पर बाद आते हैं। उसके बाद शहजाद अकबर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। शेख रशीद भी बयान देते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं तारुफ की जानिब, जहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, आपको वार्म वेलकम करते हैं। सज्जाद मीर साहब, सबसे पहले मरियम ने आज जो कहा है वो सुन लें, फिर उसके बाद गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी, प्ले कीजिएगा। तो शहबाज शरीफ साहब को अदालतों के इस तरह से चक्कर लगवा के उनका जो वो फैसले पहले लिख के लाए होते हैं, उन्होंने उनको गिरफ्तार, कोई दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कौम भी ये जानती है, मुअज़्ज़िज़ हज़रात भी ये जानते हैं, इस किस्म की जो फैसले देने वाले लोग हैं अच्छे से जानती है कि शहबाज शरीफ को जिस चीज की सजा आज अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे थे, जिस तरह से उनके औलाद को, उनकी वाइफ को जिस तरह से जुल्म का सिर्फ एक वजह उसकी, और उसकी वजह ये है सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अपने भाई का साथ, और उन्होंने न सिर्फ अपने भाई का नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने वफादारी की, भाई होने की, उन्होंने जो लॉयल्टी है, कमिटमेंट है अपने भाई के साथ, फौज के साथ, पार्टी के साथ, एक लम्हे के लिए भी किए। अब जो है जिसमें अदालतों को ब्लैकमेल करके, जजेस को ब्लैकमेल करके, डालकर, मीडिया पर दबाव डालकर और इस तरह से अदालतों को ब्लैकमेल करेंगे, प्रेशराइज करेंगे। कहा जाता है ना कि मुस्लिम लीग नून इदारों के खिलाफ है, इदारों के खिलाफ बात करती है। ये बात जो आप सिर्फ ये देखें कि इदारों को इस तरह से लिया हो या वो कोई और इदारा हो, जब आप जजेस को ब्लैकमेल करते, जब आप मुअज़्ज़िज़ अदलिया के आते, इससे ज्यादा मतनाज़ा कोई चीज अदालतों को और इदारों को नहीं थी। तो हम तो आज पूछने में हक बजाने दें कि शहबाज शरीफ के खिलाफ तो कुछ साबित नहीं हुआ। मरीम नवाज की जैसे कि आपने तकरीर सुनी, सज्जाद मीर साहब क्या बात हो सकते हैं? देखिए, मुबारकबाद तो उनकी हमेशा है कि अपोजिशन को दबाए। नून लीग को इसलिए दबाने की उनकी कोशिश है कि इक़्तिदार उनसे लिया है। मुसलमानों के खिलाफ एक स्टैंड लिया हुआ था, हिंदुओं की तरफ से नर्म मोर्चा रखते, मुसलमानों से छीना था सब कॉन्टिनेंट। इस तरह ये कहा जाता है कि चूंकि लिया नहीं, छीना है, तो इसलिए उनको खतरा भी लोग कहा जाता है। तज़किया नगार ये कहते हैं, सर्वे ये बताते हैं, और असल पंजाब का जो मरकज है उसमें, जिसे वस्ती पंजाब कहते हैं, असल में उनकी शायद यहाँ ज्यादा थी। कुछ आपने साउदर्न पंजाब से सीटें काट, ज्यादा बड़े बड़ी जिम्मेदारियां होंगी ना जिस इलाके में, चाहे सियासतों में जो होती है, वहाँ लैंड फार्म्स को इम्प्लीमेंट भी हो पाई, जहाँ उन जागीरदारों को या कुछ भी नाम कह लीजिए, उनको आप भी समझ पता ना आपको। जी जी जी, बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में ये हुआ है कि पंजाब की हुकूमत मसनूई तौर पर बनाई गई है। पंजाब में ये ख्याल शुरू हो गया है कि यहाँ जो कब्जा किया गया इक़्तिदार का, ये जो हुक्मरान उठाया हुआ है, वो हर रोज ये कहता है कि जनूबी पंजाब के साथ बड़ी ज्यादा। अब लाहौर की हालत जिस तरह देखें, इज रॉटन सिटी नाउ। सत्यानाश लाहौर को गोया कराची बना रहे हैं। कहा जाता था ना फ्रांस शहर को पेरिस बना देंगे, अब लगता है कि कराची मिसाल बन गया हमारा कि लाहौर को भी कराची बना रहे हैं। की ढेर पड़े हुए हैं, कोई परवाह नहीं उन्हें, सड़कें टूटती हैं, जुड़ती बनती नहीं है। जो ना ऐसा लोग
शहबाज शरीफ याद आते हैं। शरीफ ने पंजाब पे हुकूमत की है, उसने यहाँ की किस्मत बदल दी है। पंजाब में यूपी पंजाब इंक्लूडेड उनका शेयर 20 लग रहा है। और अच्छा, इससे ज्यादा अगर आप लगाएंगे तो फिर लगा रहे तो क्यों लगा रहे हैं? सही। वहां अगर जरूरत नहीं है अपने वोट खरीदने के लिए लगा रहे हैं। आप नाला बना रहे हैं या नाले पुल बनाते हो, कहते हैं अपनी मिल को बिल्कुल बैलेंस लेकर चल रहे हैं। कहाँ मिल बजाय अपने घर को अगर सड़कें बनाएंगे आप, तो लोग तो इतराज पर असल जो उनका साधन है वो तो है पंजाब से उनका। लेकिन वो कहते हैं वो कितनी बार वहां गए, अबे इलेक्शन लड़ने के लिए वहां वसाइल देना जरूरी होता है। वसाइल लीडर इकट्ठे करता है या लीडर ने वसाइल फराहम करने मुझसे आपसे लेके फराहम करने हैं, और उसके बाद एक पूरा होता है उसको जिसके साथ करना पड़ता है। अगर इनका कराने का इरादा है, इरादा नहीं है, लेकिन डर इनको ये है कि ये सब कुछ इनके इस गिरफ्तारी के साथ में आएंगे। ये कहते हैं कि इसी की वजह से सारी ये बातें जो हो, यही है कि कहीं बल्दियाती इंतखाबात तो खास तौर पर इनको, अगर पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन हो गए नॉन पार्टी बेसिस पे, उसके बाद जो ऊपर लेवल के इलेक्शन होंगे वो उनमें से जब चुन के आएंगे वो पार्टी बेसिस पे कर लेंगे। नीची सतह पर जो है उनका जो आएंगे उसको हम खरीद लेंगे। अच्छा, इसमें कि अगर क़यादत पंजाब में मुस्लिम लीग की इंटैक्ट हुई, मौजूद हुई, तो वो लेकिन एक उनका नुकसान उल्टा हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि जिसे कहते हैं ना कि जैसे मफाहमत की पॉलिसी है शहबाज शरीफ की, ये है वो है, तो मरियम ने बड़ी अच्छी बात की। इस पॉलिसी को जिसको वो आप नाम लेते थे उसकी बजाय ये है अपने भाई का इंतखाब, अपने, यानी ये आप जो कुछ कहते रहे, अब तो कोई और पॉलिसी है ही नहीं है। अब तो एक मफाहमत की पॉलिसी वालों को पकड़ के आपने अंदर कर दिया। अब कौन मफाहमत की बात करेगा आपके साथ? अब तो मरियम है। आप ये करते रहे कि जो आपको मिलता है उसका ऐलान मिलने आया है। सही। लेकिन आपको अंदाजा नहीं था कि एक नवाज शरीफ की तकरीर में इतना कि आप बयान किए जा रहे हैं कि इसके तौर पर क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं होगा। ब्रेक से लौट कर आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू आगाज करेंगे। टेक अप ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, सजात मीर साहब, बात चल रही थी गिलगित बल्तिस्तान और बल्दियाती इलेक्शन की वजह से और के हवाले से, जहां पर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी कितनी इफेक्टिव आप नजर आ रही है? गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात तो आमतौर पर उस तरह ही होंगे जिस तरह आज़ाद कश्मीर के होते हैं। पहले इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी इक़्तिदार था, सीटें पीपल्स पार्टी को मिल गई। सही। दूसरे इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग इक़्तिदार था, सीटें मुस्लिम लीग को मिल गई। बिल्कुल ठीक है। और अब इस बात की कोशिश की जाएगी कि पीटीआई को मिल जाए। अच्छा, इसी से हमारी जो एक इमेज होता है ना वो ख़राब होता है। हमने इतने देर ट्राइबल एरिया को, जो कबायली इलाका था, उसको इस तरह इस्तेमाल किया था कि जो भी हुकूमत आती थी उस हुकूमत के पलड़े में वोट डलवाने के लिए हम ट्राइबल एरिया के मेंबर्स को इस्तेमाल करते थे। सही। उनके इंतखाबात भी हमारी पसंद से होते थे। अगर यही काम हमने गिलगित बल्तिस्तान में किया तो मेरे ख्याल में ये कोई ज्यादा खूबी की बात नहीं होगी। गिलगित बल्तिस्तान में तभी आपको कई फैसले करने हैं। मसला आज़ाद कश्मीर का तो उसके करारदाद है कि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा है। अच्छा, हमारी यहाँ जो एक एस्टेब्लिशमेंट है वो कहती है कि अगर हमने हिंदुस्तान के साथ नेगोशिएट करना है तो गिलगित बल्तिस्तान को अलग करके हम पाकिस्तान में अगर शामिल कर लेते हैं तो फिर उस पर गोया उस पर गुफ्तगू नहीं होगी। यही इंडिया करता है। उन्होंने पूरा कश्मीर ही हड़प कर लिया है। आप कहते हैं किस पे बात करनी है, कश्मीर में बात रह गया वो उस पर बात कर लें। तो हमारे लिए कई कॉम्प्लिकेशन है इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर गिलगित बल्तिस्तान को हम सूबा बनाते हैं। लेकिन अगर सूबा नहीं बनाते तो भी हमने बड़ी ज्यादती की हुई है।
ज्यादा ये की हुई है उन लोगों के जितने वसाइल वहाँ इन्वेस्ट होने चाहिए वो हमने किया नहीं हुआ। हमने उन्हें एक तरह के एलियन बना के रखा हुआ है हम, जिसके वजह से वहाँ एक रिजेंटमेंट भी पाई जाती है। एक जमाने में तो मलका बल्तिस्तानी थी एक, वो अमूमन कराची में ख़ास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और बहुत से बयान के गिलगित बल्तिस्तान के साथ ये करें, हमें अपने वो इलाका जो कश्मीर का हमारे पास है और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका हमारे पास, फिर क्या रह जाएगा? गिलगित बल्तिस्तान आपने शामिल कर लिया, इतना सा आज़ाद कश्मीर है जो कहेंगे कि ये कश्मीर का इलाका है, डिस्प्यूटेड है। सारी कहानी आपने बदल दी। और उसके बाद ये है कि अब शामिल कर दिया आपने ट्राइबल एरिया को उसमें, जो कहते हैं बहुत जरूरी था। लेकिन इसमें जितनी चीजों की, अब आप वो 3% जो आपने उनको देना था, तय था कि सूबे अपने हिस्से के 3% जो है कबायली इलाकों के लिए देंगे, तो अभी तक 2 साल 2.5 साल हो गए आप नहीं दे रहे। तो अगर आपने सिर्फ एक सूबा बना के, अच्छा सूबा बना के आप उनको सीटें देनी पड़ेंगी, अगर यही तादाद हुई तो 20 सीटें। अब पंजाब कहेगा इतना बड़ा सूबा मैं हूँ, बलूचिस्तान कहेगा इतनी दूर तक जोग्राफिया मेरा है, सिंध कहेगा इतने वसाइल मेरे हैं, खैबर पख्तूनख्वा कहेगा हमारे यहाँ तो आप कबायली इलाके, तो आप उनको भी 20 सीटें दे रहे हैं। सही देखे ना, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगी, बदलना पड़ेगी, करना पड़ेगा। बल्कि पिछले दिनों मैंने तो ये लिखा था कि सूबे मुकद्दस नहीं है, मुकद्दस मुल्क है। और जब मुल्क मुकद्दस है तो मैंने कहा था कि पुरानी स्कीम तजवीज चलती रही थी कि पाकिस्तान के 12 या 16 सूबे बना दिए जाए। बेनजीर ने कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर कर दिए जाए हर जिला में। मैं जिला का तो नहीं कहता, लेकिन डिवीजन के लेवल पर कहता हूँ, अगर आपके यूनिट बनते हैं तो ये स्वाई तासुब जो पैदा हो रहा है, और खास तौर पर 18वीं तरमीम के बाद कम से कम वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसी हवाले से हम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कमर दिल शाह साहब, ये गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम कमर दिल शाह साहब, कैसे हैं आप? जनाब बहुत मेहरबानी साहब, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, आपसे तो अगर हम ज्यादा टेक्निकल बात पूछनी चाहिए, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, फलाना भी हो रहा है, ये हो रहा है, जब इलेक्शन होते हैं तो पहला इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वफाक में, वो जीत गई। दूसरा इलेक्शन हुआ तो वफाक में मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, वो जीत गई। अब कहते हैं पीटीआई जीत जाएगी। हम कैसे इलेक्शन कराते हैं वहाँ? वैसे असूली तौर पर सजाद मीर साहब, गिलगित बल्तिस्तान का एक अलहदा एक नई सूबा है जो 2010 में बनाया गया था। जी जी, उनका एक अलहदा इलेक्शन कमीशन है। अच्छा, इसी तरह उनका केयर टेकर सिस्टम भी हमारी तरह ही है। अब केयर टेकर गवर्नमेंट वहाँ हुकूमत कर रही है। अच्छा, इसी तरह उनके सेपरेट सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, रिटर्निंग ऑफिसर जुडिशरी से लेने के मुतालबे हो रहे हैं। तो एक बिल्कुल अलहदा सेटअप है। अच्छा, और मेरी समझ में नहीं आया कि अब हुकूमत जो है, जबकि वह शेड्यूल जारी हो गया, 15 नवंबर को इंतखाबात हो रहे हैं, स्पीकर साहब को कह रहे हैं कि जी आए बैठकर हम इलेक्शन रिफॉर्म कर लेते हैं। आप स्पीकर साहब, आप कस्टोडियन हैं कौमी असम्बली के, पार्लियामेंट तो के चेयरमैन सेनेट अलहदा है, ठीक है। उनको इस चीज का पता नहीं है कि वहाँ तो एक अलहदा इलेक्शन कमीशन है, अलहदा सिस्टम है। और जब शेड्यूल जारी हो गया, 15 नवंबर को इंतखाबात हो रहे हैं, तो आप इलेक्टोरल रिफॉर्म किस तरह करना चाहते हैं? बिल्कुल उस इलेक्टोरल रिफॉर्म की क्या वैल्यू? कानूनी तौर पर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब शेड्यूल जारी हो गया, 15 नवंबर को इंतखाबात हो रहे, अब ये इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। ये तो इनकी आप इनकी कम अकली समझ लें या नासमझी समझें या आईन और कानून से नाबुल समझ लें। हाँ, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब ये हुकूमत बड़ा एक, मैं तो इस चीज का हामी हूँ, जैसे मेरे दोस्त ने भी फरमाया, मैं सुन रहा था कि सूबे बनने चाहिए, तो हमारा भी ख्याल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबा बना देना चाहिए। इस लिहाज से कि एक तो एक बिल्कुल ये अलहदा है। ये जनाब ये मैं ही फरमा रहा था, ये मेरी राय थी। मेरी अच्छा आपकी राय थी। अच्छा, बिल्कुल नहीं, आपकी दुरुस्त राय थी। आपने नए सूबे बनाई है, आपने मिसाल दी बेनजीर साहिबा का, ठीक है। उन्होंने एक नया सोशल कंट्रैक्ट बनाने का एक मसला पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर जिले में, हर डिवीजन में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया जाए। ठीक है, ये उनका प्रोग्राम था, लेकिन बहरहाल और सदर लगारी साहब ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन ये सारी चीजें जो है एस्टेब्लिशमेंट के बीच में आगे हो गई, लेकिन ये सारी चीजें अब नजर आ रहा है कि सूबा बन जाना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान। आप कुतुबुल्लाह शहाब की किताब पढ़े, कुतुबुल्लाह शहाब के जो थे वालिद जो थे, वो गवर्नर थे गिलगित बल्तिस्तान के। ठीक है, ठीक है। और लद्दाख के भी गवर्नर थे। तो उसमें ये चीज बिल्कुल अलहदा मामला है, इसको सूबा बन जाना चाहिए। बेशक इलेक्शन के बाद बनाए या पहले बनाए, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि हुकूमत जो है वो इसको इलेक्शन 15 नवंबर को नजर होते हुए नहीं आ रहे, इसको ये एक्सटेंड करना चाहते हैं, बर्फबारी का बहाना करके सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं। ये
ये चाहते ये है कि जी वहाँ बर्फबारी हो गई, पोलिंग स्टेशन पर काम नहीं होगा, लोग वोट कास्ट करने नहीं आएंगे, तो आप इसको एक्सटेंड कर दें मार्च तक। इतने अरसे में ये अपना आइन के आर्टिकल 1 में तब्दीली लाकर आसान तरीका है, पार्लियामेंट में तो इसकी अक्सरियत है। बात तो अपोजिशन भी मान गई है। जब अभी चंद रोज पहले जब जनरल बाजवा साहब ने भी इनको ब्रीफ किया गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, अपोजिशन भी मान चुकी है। तो ये आइन का आर्टिकल 1 में तरमीम होनी है। आर्टिकल 1 जो है उसमें फेडरेशन के चारों सूबों का जिक्र है। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में और कश्मीर के बारे में ये लिखा हुआ है कि जब कभी हालात आ जाए तो फिर हम इसको बारे में गौर करेंगे। जब गिलगित बल्तिस्तान को ये सूबा बनाने के लिए आइन के आर्टिकल 1 में तब्दीली कर दें, मैं तो कहता हूँ सजाद मीर साहब बड़ा फायदा होगा। सेनेट अलग हो, सेनेट में इनकी नुमाइंदगी आ जाएगी, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो जाएंगे, वहाँ सूबे बन जाएंगे, गवर्नर बन जाएंगे, वज़ीर बन जाएंगे। तो वो एक खास खिता जो है, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट 28,000 मरबा मील का इलाका है वो, तो वो एक अच्छा एक खूबसूरत सूबा बन सकता है। और मैं तो इसकी सपोर्ट करना चाहता हूँ एक बड़ी नाकस राय में। और इलेक्शन मुझे नजर होते हुए नहीं आ रही, इसको इलेक्शन को मार्च तक लेके जाएंगे और इतने अरसे में इसको सूबा बना दिया जाएगा। ये हुकूमत की अपनी पॉलिसी की। मैं पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जारी हो रही है कि जी वहाँ बर्फबारी हो रही है। अच्छा, तो बर्फबारी है 15 नवंबर बर्फबारी, हमें तो खैर नजर नहीं होती आती, लेकिन इनको नजर आ रही होगी बर्फबारी होती होगी। तो लेकिन बहरहाल इनको होने दे बर्फबारी। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट क्या गौर करती है, तो ये सारे मामला है। लेकिन बहरहाल ये सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट इलेक्शन कमीशन है। अब बाकी रह गया कि ये तो आपने अच्छी मिसाल दे दी, जिसकी हुकूमत होती है वहां तक उसी की बनती है। माजी की मिसालें आपने दे दी, पीपल पार्टी पे दे दी, आपने मुस्लिम लीग नवाज का भी जिक्र कर दिया। अब इनकी हुकूमत है, शायद इनके नुमाइंदे कामयाब हो जाए, लेकिन इनके नुमाइंदों में जान नजर नहीं आ रही मुझे। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, हाँ मैं देखिए नाम पड़े उनके सारे वैसे या नॉन से नाम है। तो ये बहरहाल और ये एक इससे आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर तो फर्क नहीं पड़ेगा कश्मीर के इशू पर? नहीं सर, आजाद कश्मीर का तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब मेरे दोस्त सजाद साहब का बड़ा वसी मतलब है। आप ये कश्मीर के बारे में भी इनको आप ये देखें, शिमला एग्रीमेंट में जाने के बाद, माहिदा होने के बाद हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से निकल चुके हैं। उसमें ये कहा था कि दोनों मुल्क बैठ के फैसला करें। उसमें उसमें तो जिक्र ही नहीं है अक़वाम मुत्तहिदा का। एक लाइन है पैरा, उसी जो शिमला एग्रीमेंट का पैराग्राफ पढ़े, 6 पैराग्राफ है। तो चौथा पैराग्राफ है, एक लाइन है कि कश्मीर का जो डिस्प्यूट है ये दोनों मुल्क बैठ के तय करें बस। बाकी तो फौजों की वापसी के बारे में जिक्र है। तो ये सारी चीजें हैं, तो खत्म हो गया। तो कश्मीर का माहिदा जो था अक़वाम मुत्तहिदा से निकल गया। जबकि इसके बरक्स ताशकंद के मायदे में ये जिक्र था कि हम उस पर बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक फैसला किया जाए और आइंदा जो है रशिया जो है इस पर वीटो इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक बात। बहुत शुक्रिया आपका जी बदशाह साहब, बहुत आपने बहुत उम्दा बातें बहुत तफसील के साथ बयान की और बहुत इख्तिसार के साथ, बहुत माशाल्लाह ये नई बातें पता चली कि सूबा जो एक तो इलेक्शन होते नजर आते हैं, बिल्कुल। दूसरी बात है कि उसका सूबा बनाना इसलिए भी जरूरी है कि उसमें बहुत से जो उनके वसाइल हैं जिस पे इस्तेमाल किए जाएं। तो मेरे ख्याल में बहुत सी बातें जो हमें बहुत तेजी के साथ सिर्फ उसूली तौर पर नहीं करनी चाहिए, इम्प्लीमेंट भी करनी चाहिए। जिस तरह अभी तक जो ट्राइबल एरिया है, फाटा का जो इलाका है, वो खैबर पख्तूनख्वा में जम तो हो गया है, लेकिन उस तरह जिस तरह उसे एक सेटल्ड एरिया के तौर पर काम करना चाहिए, वहाँ अदालतें हों, वहाँ अदारे हों, सब कुछ हो, वो भी नहीं हो सका। वहाँ सड़कें कुछ बनाई थी हमने मिलिट्री एक्शन के दौरान, लेकिन वो मिलिट्री एक्शन के दौरान उसका पार्ट ऑफ दैट था। सुबह बनने के बाद जो उनको बेनिफिट मिलने चाहिए, हमने सवात को बनाया था, पाकिस्तान में जम किया था। सवात को जब किया था और वो कहते हैं जी इसका फायदा होने की बात बजाय हमें, यानी जो कुछ हमारे यहाँ था, जो वहाँ का नवाब साहब होते थे, क्या होते थे, वो करते थे वाली सवात, अब वो भी नहीं होता। बहावलपुर वाले कहते हैं कि जब हम रियासत थे तो ज्यादा हम खुशहाल थे, ज्यादा बेहतर थे। तो इन सारी बातों को, अच्छा इन तमाम ये जो जितना भी सिनेरियो चल रहा है, इसमें अब फिर अपोजिशन अब क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, क्या लग रहा है आपको? क्या उनकी सियासत की तो बिल्कुल उनको अंदाजा है कि सूबा बनना है, वो इसके हक में है, वो इसको अलग नहीं कर रहे, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि ये इस मामले में बहुत अच्छी बात की कि भी स्पीकर किस चक्कर में ला रहा है इसको। अब वफाक कैसे इसमें इंटरफेयर कर सकता है? उनका इलेक्शन कमीशन लग गया, बिल्कुल अनाउंस कर दिया है, सब कुछ हो गया, आप कैसे इलेक्शन करेंगे? कोई कोर्ट में चले जाए, कोर्ट में करके स्टे ले ले, स्टे ले लेगा, मार्च तक आप ले जाएंगे, बर्बादी हो रही है कुछ कहकर। तो सारी बातें हैं जिस पर पाकिस्तान के अवाम पे नजर रखनी चाहिए
और किसी ना किसी तरीके वो उनका ये कहना है कि शिमला माहिदे में कश्मीर तो हम दे चुके हैं, और ले दे के जो था वो अब इन हालात में जब इंडिया ने वहाँ किया है, तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि ये सकूत कश्मीर है, अपोजिशन सकूत कश्मीर उससे कहती है, फॉल ऑफ कश्मीर। और ऐसी सूरत में हम लोगों को ये नहीं बताना चाहते कि क्या हो गया है, और लोग जज्बाती है कश्मीर के बारे में। हमारा हक है कश्मीर के लोग जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, क्या हम उनको कहें कि हम फैसला कर चुके हैं, तुम उनका हिस्सा हो, हम इधर का हिस्सा है? अगर ये हुआ है, खुदा ना खास्ता अगर ये हुआ है, शिमला माहिदे की दूसरी इंटरप्रिटेशन की जाती है जो मेरे जैसे जज्बाती मुहिब वतन सो कार्ड पाकिस्तानी करते हैं और कहते नहीं इसका ये मतलब नहीं था। शिमला माहिदा जो था उसमें जहां हमने बहुत सी चीज़ें हासिल की, अपने कैदियों को वापस लाए, 90,000 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था कि हुसैन तेरे 72 शहीदों को लाख सलाम, क्या है कि हम 1 लाख थे पत्नी सर झुका बैठे और हुसैन तेरे शहीदों 72 शहीदों को लाख सलाम वाली बात हो जाती है। तो ये कुछ तो फिर अपोजिशन के इत्तेहाद को आप बनता हुआ देख रहे हैं कि उनका इत्तेहाद कायम है? अब भी इत्तेहाद तो है, इत्तेहाद तो कायम रहेगा और चलेगा, और अपने अपने मफादात की हद तक। आपने इनको पकड़ा, अब आप जरदारी साहब को भी, जरदारी साहब की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ कि जरदारी साहब फर्द जुर्म आयद की जाती है, तो फिर क्या आयद करती है ना फर्द जुर्म? जी जी बिल्कुल। अब वो केस को लटकाना जानते हैं जरदारी साहब। उनके जो वकील हैं नियाज़ नायक, जो बहुत अच्छे वकील हैं, फारूक नायक, नियाज़ नायक पुराने हमारे सेक्रेटरी खारजा थे, और वो जो निमरा मुज़ाकरात थे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, उससे बड़े एक्टिव रोल अदा किया था। बाद में पता नहीं कैसे वो कत्ल कर दिए गए या क्या हुआ, इंतकाल हो गया उनका अलग। लेकिन बात यह कि फारूक नाइक जो है वो बहुत इस मामले में ज़हीन आदमी है, वो जानते हैं। ये जो इनके वकील हैं नवाज शरीफ साहब के, ये टेक्निकल वकील हैं, परवेज साहब और ये आजम नज़ीर साहब। हाँ, ये ऊपर तो हारिस ख्वाजा हारिस भी, ये सारे टेक्निकल वजीर हैं इनके, टेक्निकली दे आर वेरी साउंड। लेकिन बीच में चक्कर देने के वाला जो काम होता है ना, अब वकीलों को वो भी एक हिस्सा बन गया वकालत का। तो इस मामले में माशाल्लाह वो ज़्यादा अच्छा चलते हैं। कब तक उसको घेरते हैं, कब तक वो उनको डोर को ढीला छोड़ते हैं या करते हैं, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन जरदारी साहब ही हॉट वाटर्स, अगर वो उनकी भी दबाते हैं तो उसके नतायज मुख्तलिफ निकलेंगे। उनके साथ आसानी ये है कि उनके पास एक सूबा है और हुकूमत का ख्याल है कि वो, यानी कि इस्तीफे देने की पोजीशन में नहीं है। पोजीशन में आ सकते हैं किसी वक्त, लेकिन वो क्यों देंगे? उनके पास एक सूबा है, सूबा चला जाएगा। जब देखेंगे कोई इख्तियारात नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा। सीनियर सलीम सलीम बुखारी साहब हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर वो बात ये है कि ये समझाएं कि क्या आज शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए, मरियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, ये नक्शा शिबली फराज वाला खैर बोल रही था उन्होंने, शहजाद अकबर, क्या नक्शा नजर आता है अब आपको? मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी देर के बाद मुझे याद किया है। हम तो आपको अपने उस्तादों की जगह देखते हैं, आपने भी हमारी तरह से दुनिया को बनते बिगड़ते देखा है, खास तौर से पाकिस्तान की हुकूमतों को, क्या गलतियां वो करती हैं, क्या फिर उनको भुगतनी पड़ती हैं, सब कुछ हमने देखा है। मेरे ख्याल से बहुत से हवालों से तारीख अपने आप को दोहरा रही है। वो सब कुछ जो इमरान साहब कहते थे नहीं करूंगा वो कर रहे हैं, और जो कहते थे करूंगा वो नहीं किया उन्होंने। दूसरों को यू टर्न की, आज भी उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इफ्तिताह कर रहे थे सड़क का बात की, और खुद अपने 115 यू टर्न भूल गए जो उन्होंने टोटल वादे किए थे। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, सूरत हाल को पॉलिटिकली हैंडल करने की बजाय उसको उन हदूद में धकेला जा रहा है जहां से फिर चीजें बस की नहीं रहती हैं। जो लोग ये समझते हैं, ये तासुर है कि चूंकि एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है इमरान खान साहब को, तो वो बस जो मर्जी हो जाए वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। मेरा ये मानना नहीं है। आप इत्तेफाक करेंगे मुझसे, अगर ऐसा होता तो फिर फौजी हुकूमतें तो कभी खत्म ही ना होती ना जी, क्योंकि गन भी उनके पास है, कुव्वत भी उनके पास है, इक़्तिदार आज तक उन्होंने मुंतकिल नहीं होने दिया, सिर्फ शराकतदारी की है। तो फिर तो कभी फौजी हुकूमतें यहाँ से जाती नहीं। 3 फौजी डिक्टेटर चले गए, कोई तो थी सियासत में जान के फौजी डिक्टेटरों से निजात मिली। तो मैं समझता हूँ कि इस गलतफहमी में इमरान खान साहब को रह के सब वो काम नहीं करने चाहिए जो जमहूरियत की बसात लपेटने के लिए जरूरी होते हैं, और नादानिस्तगी में या दानिस्तगी में लोग करते हैं, और फिर बाद में ड्राइंग रूमों में बैठ के अपने अपने पछताते हैं। मेरे ख्याल से इमरान साहब के जो एडवाइजर हैं वो उनके साथ ना वफा कर रहे हैं,
ना उनकी कोई खिदमत कर रहे हैं। जिस दुनिया में उन्होंने रखा हुआ उसे कि ऑल इज वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये सूरत-ए-हाल सजाद साहब आप भी जानते हैं ऐसी नहीं है। हर हुकूमत राज करती है, वो चाहे फौजी डिक्टेटर्स हों शुरू में, कि वो लोग ये समझते हैं कि उनका काम आसान हो गया, उनकी जिंदगी आसान हो गई है, चीजों की कीमतें जरा नीचे आ गई हैं, जरा थोड़ा सहूलतकारी ज्यादा हो रही है तो वो बर्दाश्त कर लेती हैं। लेकिन जब आपने इस सूरत हाल को अवाम के लिए 2, 3, 4 नहीं 100 गुना बदतर कर दिया हो, कि वो आटा जो 25 रुपए मिल रहा था वो 72 रुपए बिक रहा हो, वो चीनी जो 35 रुपए किलो थी वो 115 रुपए किलो हो, गैस बिजली की हर 20 दिन के बाद आप कीमत बढ़ा रहे हो, पेट्रोल स्कैंडल हो, तो मुझे बताइए अवाम अगर सुख का सांस नहीं लेंगे तो कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट जो ढंग से किसी ने लीड कर ली अगर, तो लोग बाहर निकल आएंगे। सजाद अली साहब आपने वो मंजर भी देखे होंगे जब लोगों ने घरों से निकल के महंगाई की वजह से बाप्ता के दफ्तर चलाए, जब उन्होंने दफ्तरों पर कब्जे किए, ये सारा मंजरनामा इमरान खान साहब को सामने रखना चाहिए। और लेकिन मैं आपको ये बात बहुत यकीन से कह रहा हूँ कि जब तक माशाल्लाह मिर्जा शहजाद अकबर, ये शहबाज गिल, फैजल हसन चौहान जैसे लोग उनको मुयसर हैं, तो उन्हें कभी हकीकत जमीनी हकायक का पता नहीं चलेगा, और जब उनकी आंख खुलेगी तो इट विल बी टू लेट। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। अब आपको क्या लगता है, आपको सिर्फ मजबूती होगी इस मामले से या उसमें कुछ लर्जश आएगी, क्या लगता है आपको जी? देखिए, मैं पहले वाली जो एपीसी थी, 4 एपीसी हो चुकी हैं पहले भी इमरान खान साहब के इस्तेमाल में 2 साल के में, तो उनमें जान नहीं थी, या अगर वो शुरू हुई तो आगे बढ़ नहीं सकी। वो थी एपीसी बाई चॉइस। ये जो एपीसी है इसे मैं देखता हूँ एज ए कंपल्शन और एक मजबूरी के तौर पे, कि कोई रास्ता नहीं छोड़ा इमरान खान साहब ने तमाम सियासी जमातों के लिए जो अपोजिशन में है। तो अब गलती अगर वो ये करेंगे, इस तरह से उन्हें स्पेस देंगे तो वो मजबूत होंगी। मेरा ख्याल ये है कि इस मर्तबा 2 बड़ी पार्टियों में से कोई भी एक दूसरे को धोखा देने, दगा देने के चक्कर में नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी नहीं होती, मौलाना फजल रहमान को नोटिस नहीं मिलता, और जो तकरीरों का टोटल क्रेडिट नवाज शरीफ को दिया जा रहा है कि उन्होंने बड़ी हॉस्टाइल एंटी एस्टेब्लिशमेंट तकरीर की, मैं ये नहीं मानता हूँ। वहाँ जितनी भी तकरीरें हुई वो सारी हॉस्टाइल थी। वही बात जो नवाज शरीफ ने की वो आसिफ जरदारी ने की, वही बात जो आसिफ जरदारी ने की वो बिलावल जरदारी ने की, वही बात जो बिलावल जरदारी ने की उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बात मौलाना फजल रहमान ने की। तो इसलिए टेम्परेचर मैं देख रहा हूँ कि इस दफा ज्यादा है। बहुत शुक्रिया आपका सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत डिटेल के साथ आपने वो बातें कह दी जो आमतौर पर लोग कहते हुए कतराते हैं, कहने कतराते। एक शराकतदार का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया था, जिसमें आपने अप्रिशिएट भी किया था उनका। सलीम बुखारी साहब माशाल्लाह बहुत समझदार आदमी है, हमारे तो बड़े उनसे बहुत अच्छी दोस्ती भी है और हम ख्याली भी एक तरह की। बिल्कुल, आपको उस्तादों की जगह वो गर्दान रहे थे। बिल्कुल, वो उनकी वजह मोहब्बत है। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि नून लीग अब मुफाहमत की तरफ जाएगी या मुजामत की तरफ? वैसे तो आपने कह दिया, आप मुफाहमत किससे करेंगे? हाँ, मुसीबत ये है कि मुफाहमत वाले को तो आपको अंदर डाल दिया। आप क्या जेल में बिठा के उसे मुफाहमत करेंगे? क्या करेंगे आप? मुफाहमत करेंगे तो उसको आप कुछ देंगे, क्या देंगे उसको आप? जेल। तो जेल में जो जिसको आपने डाल दिया है वो क्यों मुफाहमत करेगा आपसे? या उसको क्या पड़ी है मुफाहमत करने की? या जो उसका बाकी लोग कहेंगे कि भाई मुफाहमत करके क्या मिलता है? जेल मिलती है। मुफाहमत करके आपके पास झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं। झूठे मुकदमे में इसलिए कहता हूँ, अगर मुकदमे, ये तो मुकदमे की तो बहस ही नहीं है इस वक्त। यानी कि कोर्ट के सामने जो मसला था वो ये नहीं था कि मुकदमा दुरुस्त है या गलत है। उनके सामने मसला ये था कि आपका जबकि सारा आपने उसका रेफरेंस पेश कर दिया हुआ है, इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, हर चीज तैयार है, तो उसके बाद आपने किस लिए गिरफ्तार करना है? गिरफ्तारी का हक तो आपको इसलिए है कि आपने तहकीक करनी है। अब आपने क्या करना है? सही, कोर्ट की खुद इज्जत का सवाल है। सच्ची बात यह है, मरियम ने कुछ बातें की हैं जिसपे शहजाद अकबर कहते हैं कि उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लगाया जाए, या शिबली फराज साहब कहते हैं, एक ही जैसे हैं सारे। तो मैं उनसे पूछता हूँ, इसी हवाले से जुबैर साहब की मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी, जस्टिफाई करना पड़ा मरियम नवाज को। वो आपको सुनवाते हैं, फिर आपकी जैसे पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जी, प्ले कीजिएगा। खाना भी खाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे भी, और वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, तो ये क्या वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ पे बात नहीं करेंगे? जाहिर है बात ही ऑलमोस्ट उन्हीं के बारे में होगी। तो अव्वल तो मैं नहीं समझती कि DGISPR एक डिसेंट इंसान है। मैं इज्जत करती हूँ उनकी, उन्होंने अपने आप को बहुत डिसेंटली कंडक्ट किया है। उनको इस मामले में पार्टी नहीं बनना चाहिए था, उनको एक ज़ाती मुलाकात को सियासी रंग नहीं देना चाहिए था। और क्योंकि अगर वो ये कहते और जवाब में हम वो बातें कर देते
जो मेरे इल्म में आई हैं, जो वहाँ हुई हैं, तो फिर तो बुरी बात थी ना, फिर तो बुरी बात थी, फिर तो बात कहीं से कहीं पहुँच जाती। और दूसरी नहीं, अपनी वो खुद बता रहे हैं आपको, वो दोनों आपस में दोस्त हैं, उनकी तस्वीर हैं पुरानी मीटिंग्स की, जो वो मिलते आए हैं, 40 साल से दोस्त हैं वो। तो आप मेरे पे उसको कैसे ले आए, जबकि DG ISPR ने खुद ये बात नहीं की। तो आप मेरे साथ उसको काइंडली लिंक ना करें, लेकिन ये DG ISPR के करने की बात नहीं थी, उनको ही शुड कीप हिमसेल्फ टू द बिगर इश्यूज। नवाज कहते हैं जी बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी सजाद मिर्जा। सनाउल्लाह ने भी कहा था जी। हाँ, उन्होंने कहा वो बातें कर ली, फिर और बातें वो भी होनी चाहिए। बहुत सारी बातें ना जी, देखिए वो कहते हैं कि सारी बातें करनी, सारी खोल दो। देखिए बात ये है कि जुबैर जो हैं और असद उमर दोनों भाई भी बाप के बेटे हैं, उसका नाम जनरल गुलाम उमर था। बिल्कुल सन 70 की जंग में वो याह्या खान के बिल्कुल करीब 3 लोगों में थे, नेशनल सिक्योरिटी के वो सेक्रेटरी थे। यानी कि उनका नाम उन लोगों में आता था जो बहुत सी डीलिंग करते थे, मामलात को चलाते थे, करते थे, और मुहिब वतन जो पाकिस्तानी थे वो उनको पसंद भी करते थे। जैसे जनरल शेर अली को कुछ लोग बुरा समझते थे, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि ये गोया इस्लाम का निज़ाम लेकर आएंगे। गुलाम उमर की वही पहचान थी। ज़ाती तौर पर मेरे उनसे ताल्लुकात ज़ाहिर है कि हमारे बुजुर्गों में थे, जब हुए तो वो नुआए वक्त पर लिखा करते थे, और मैं चूँकि एडिटर भी था तो हर हफ्ते वो आते थे, सिर्फ कॉलम नहीं भेजते थे, वो आके मेरे पास घंटा 2 घंटे बैठे भी रहते थे। और अगर रेडियो TV पे उनके वो प्रोग्राम भी करते थे कभी कभी, तो जब वो करते थे, जब मैं नजर आता था, वो कहते थे, क्योंकि वो दफ्तर की गाड़ी मंगवाते थे TV की या रेडियो की, उन कहते थे वापसी की अब नहीं चाहिए मुझे, मैं इनके साथ जाऊंगा, और मैं उनको घर पे छोड़ता था। वो इंतहाई नफीस आदमी थे, उम्दा आदमी थे, शेर का अच्छा जौक था, जैसे हमारे यूपी के लोगों का एक खूबसूरत मिजाज होता है, वो मिजाज था उनका। अच्छा, मैं उनको कहता था कि वो उन वाकयात को लिखें, वो कहते थे 400 सफ़े मेरे उठा के भुट्टो ले गया, मेरे पास तो डॉक्यूमेंट नहीं जिसको मैं कोट करूं। मैंने कहा तासुर लिख दे। वो उन्होंने एक दिन कहा कि भाई क्या करूं, बेटे नहीं मानते। ये इनके ताल्लुक होंगे जब अभी तो मेरा ख्याल में जब जनरल गुलाम उमर थे, जनरल थे, उस वक्त तो पैदा हो गए होंगे शायद। सही है, हमें ये लोग फौज में नहीं होंगे उस वक्त। सही, यानी कि पाकिस्तान फौज का कोई जर्नैल नहीं जिसने 65 की जंग लड़ी हो। सही है। और शायद 71 भी जंग भी नहीं लड़ी है। ये हमारी एंटी टेररिस्ट वार के तरबियत याफ्ता लोग हैं। ये जो इंडिया के साथ हमने जंगें लड़ी, जो हमारी बड़ी जंगें थी, हमारे कोई इसको फौज का आदमी जो है उन जंगों को हिस्सा नहीं दिया हो। और गुलाम उमर के बेटा होना और ये होना, करीब करीब होना, एक ही शायद स्कूल में पढ़ना, ये कुछ करना, मुझे नहीं मालूम क्या, पूरी एक जाती दोस्ती होगी। और दोस्त, मैं कराची चला गया था, कराची भी इसके वापस आया हूं तो मुझे वो दोस्त मिले हैं जो 30-35 साल से मैं जिनको नहीं मिला था, और जो मेरे साथ दिन रात का उठना बैठ रहा था। यानी हमारी इतनी दोस्तियां थी। वो एक दोस्त के बारे में तो मैंने कहा कि मैं वो बड़े सीनियर प्रोफेसर थे एक जगह, तो उनका तारफ कराते हुए मैं उनकी यूनिवर्सिटी में गया, तो मैंने यहाँ से कहा कि इनसे तो मेरे ताल्लुकात उस जमाने के हैं जब हम लोग निकरें पहना करते थे। तो लंगोटिया ऐसी कहती है ना, जब हम छोटे स्कूलों में तो निकरें पहन के जाते थे ना हम लोग। तो मैंने कहा इनका ताल्लुकात मेरे उस जमाने जब हम निकरें पहना करते थे। अगर हम 35 साल नहीं मिले, अब मैं आपसे कह रहा हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं हमारी दोस्ती कम हो गई। अब जब हम मिले तो वैसे मिलते हैं जैसे बचपन की यादें करते हैं, ये करते हैं। तो हो सकता है अचानक कोई बंदा मुझे अब मिल जाए कि यार वो तो मैं कहूँगा यार आओ बैठो, मिलते हैं, बात करते हैं। और 4 घंटे 5 घंटे आपने उनको डिनर भी खिलाया है, जाती गुफ्तगू की होगी, कोई इतना फालतू वक्त आपके पास नहीं है कि आप किसी अहरे गहरे को पैगाम लेकर आए तो उसे बिला वजह आप 5 घंटे दे दें। तो यहाँ तो आपका भी इंटरेस्ट था कि जो पैगाम आया है तो उसकी बात सुनो और बात आगे करो। तो मेरे ख्याल में ये जो मरियम ये कह रही है, जो सब लोग कह रहे हैं कि ISPR को इस बारे में स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। सजाद मिर्जा साहब, यहाँ पर आपको बड़ी दिलचस्पी एक मैं सोर्स सुनवाना चाह रहा हूँ। जब इमरान खान साहब नवाज शरीफ को बड़ा अप्रिशिएट करते थे APC बुलाने पर, जब वो अपोजिशन में होते थे, उनको बड़ा अप्रिशिएट उनके साथ कहते कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सुनाइए जी, प्लीज जरा कीजिए। मैं अपनी तकरीर पहले शुरू करता हूँ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुबारक देता हूँ कि उन्होंने जो APC में कामयाबी हासिल की, और वो कामयाबी ये थी कि इन्होंने पाकिस्तान में एक हकीकी जमहूरियत के लिए जो जद्दोजहद करने के लिए जमातें थी, उन सबको इकट्ठा कर दिया। अब पाकिस्तान में वक्त आ गया है कि एजेंसीज का रोल खत्म हो। एजेंसीज ने ये जो जोड़ तोड़ करके पुतलों को सामने लाकर मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। एजेंसीज का एक काम होता है,
कि उसको ऊपर लेके आए जिसको कंट्रोल कर सकते हैं। इनको कंट्रोल सियासतदान चाहिए, इनको कंट्रोल जज चाहिए, इनको कंट्रोल ब्यूरोक्रेट चाहिए, और ये सारी इलेक्शन को मैनिपुलेट करके ये कंट्रोल पुतलों को सामने लेके आते हैं। मुल्क कैसे चल सकता है? कौन कोई इदारा कैसे चल सकता है? इसलिए वक्त आ गया है कि फौज अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल पे चले। हजूर वही कंट्रोल का लफ्ज, वही कंट्रोल सब कुछ। एक लफ्ज आपने इस्तेमाल किया कि फौज अपने कॉन्स्टिट्यूशन रोल में चले। आप ये सोशल मीडिया पे इमरान की बहुत सी वीडियो चली हुई है। इनके अपोजिशन की जरूरत नहीं है, इन्हें इनके बयान ही नहीं दिखाई जाए। हाँ, इतनी वीडियो चली हुई है फौजी के बारे में, इन्होंने कही हुई है। तो अगर यही बात मैं यही पे कहता हूँ कि अगर इन्हीं बातों पर ये आप तय करें कि नवाज शरीफ के कभी ताल्लुका अच्छे नहीं होंगे फौज के साथ, तो अगर सोचा जाता तो इमरान के भी ना अच्छे होते। सही है, ये नहीं हुआ करता। यानी कि फौज भी समझदार लोगों पर है, उनकी अदारे भी, एजेंसियां भी है, वक्त के साथ सिचुएशन की। भाई ऐसे होता तो वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, तो फौज की हुकूमत कभी नहीं जाती। ज़ियाउल्लाह के खिलाफ तहरीक को खत्म कर दिया, क्रश कर दिया जाता। बिल्कुल। मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक को उल्टा दिया जाता। मुशर्रफ को बचा लिया गया, लेकिन मुशर्रफ के खिलाफ जब तहरीक चली है तो उस तहरीक को कामयाब होने दिया गया। सही है। तो ये जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो बड़े एहतियात के साथ चलते हैं। और ये लाजमी नहीं है कि एक पॉलिसी जो है वो अगर नाकाम होने लगे तो वो उस पर चिमटे रहें, उस पर लटके रहें, उसी को चलाते रहें। बदल जाते हैं। हुआ था जब कियानी ने एक तरह का 6.5 एजेंसियों में ऑपरेशन किया, जनरल कियानी ने, और आधे वजीरिस्तान में कुछ हिस्से में करने से ज़रा माजत की थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये तो, उसके बाद रहील शरीफ आए, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। तो मैंने उसको कहा था कि जब अगर ये हालात बदले तो रहील कियानी भी ऑपरेशन करते अगर ये हालात होते। और रहील शरीफ ने जो ऑपरेशन किया है, अगर हालात बदलेंगे तो वो भी ऑपरेशन से बाहर आ जाएंगे। और हुआ, अमेरिका की तरफ से अचानक बयान आ गया कि हमने आपकी इमदाद बंद कर दी, ये कर दिया। उसी दिन हमारे कोर कमांडर ने कहा जी ऑपरेशन बस बड़ा कामयाब हो गया है, अब हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये हालात के मुताबिक चलना पड़ती है, इंटरनेशनल मामला को देख के करना पड़ती है। इस वक्त मामला अफगानिस्तान के ऐसे हैं जिसमें हमारी जरूरत भी है और हमें कोऑपरेट भी। ब्रेक पर जाना है और अफगान मुज़ाकरात के हवाले से भी बात करते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब रुख करते हैं रोशनियों के शहर कायद का, जहां पर जमात इस्लामी ने भी एक ऐलान कर दिया है 15 से 17 अक्टूबर को अवामी रेफरेंडम का। दूसरी जानिब सजाद मीर साहब, अगर बात की जाए, अब सब पार्टीज बड़ी एक्टिव नजर आ रही हैं, खासतौर पर ये जब बात दोबारा एक्टिविटी इतनी हो गई है कि कुछ कंफ्यूजन क्या, मगर मसलन एमकेएम ने कहा कि सूबा तो बनेगा, चाहे जनूबी सिंध नाम रख दें, चाहे कुछ और नाम रख दें, इतलाक कर दें। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि कराची को एक अलग यूनिट होना चाहिए, यानी ये नहीं है कि कराची को आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर दें या कराची को एक बल्दिया को आप देखें। शहरी निज़ाम अगर आपने हुकूमत का निज़ाम मजबूत नहीं किया, कॉस्मोपॉलिटन सिटी को कॉस्मोपॉलिटन के तौर पर नहीं लिया, बल्कि आज इमरान खान ने भी कहा है वहाँ जब बाजोड़ में वो तकरीर कर रहे थे कि कराची में जो क़यादत आती है वो इंटीरियर सिंध से मुंतखब होकर आती है, वो कराची से वोट नहीं लेती। तो कराची पर कभी उसकी तवज्जो होगी नहीं, वहां से उसे वोट मिलेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नायब अमीर जमात इस्लामी उसामा रज़ी साहब है जी। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, क्या आप लोगों ने क्या प्लान बनाया, क्या प्रोटेस्ट करना है, क्या रेफरेंडम कराना है, कैसे करना है, क्या हालात है कराची के? असल बात तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात तो सारी दुनिया के सामने बारिश ने बेनकाब कर दिए। हाँ, ठीक है। कराची खंडर बन गया है, तबाह बर्बाद हो गया है। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि कराची वालों का जो एहसास शिरकत है वो बिल्कुल खत्म हो गया है और एक तरह की ऐसी सूरत हाल है कि कराची को अपने शहर को चलाने की कोई नुमाइंदगी हासिल नहीं है, ये जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें। ठीक है। और
इसकी वजह से हो ये रहा है कि सिंध चूंकि दो वाज़ेह हिस्सों में मुनक़सिम है, देही सिंध और शहरी सिंध में, तो जो देही इलाका है वहाँ पे आपको मालूम है कि वडेरा शाही की वजह से वहाँ के आवाम को तो इस तरह की आज़ादी हासिल नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई जमहूरी फैसले कर सके। तो वहाँ तो एक तरह से वडेरे और जागीरदार जबरदस्ती मुसल्लत होके मुंतखब होके असेंबलियों में आ जाते हैं। मसला यह है कि इतना पेचीदा हो गया है कि मरदमशुमारी का तनासुब जो है उसको भी खराब कर दिया गया है, और मरदमशुमारी कराची की तमाम आलमी और बैनुल अक़वामी पैमानों के मुताबिक कौमी इदारों की दिए हुए आदाद शुमार की रूह से भी जो है इसकी मरदमशुमारी पाकिस्तान कराची की 3 करोड़ से 1.5 करोड़ कर दी गई है। उसकी वजह से जो पूरा सियासी जो इक्विलिब्रियम है वो भी बिल्कुल चेंज हो गया है, कोई तवाज़ुन कायम नहीं है, और जो शहरी तबका है उसके अंदर शदीद एहसास महरूमी जो पहले से मौजूद था वो और बढ़ गया है, और उसकी वजह से करेला और नीम चढ़ा वाली सूरत हाल ये है कि जो जागीरदार तबका इस वक्त सूबाई असेंबली और काबीना के ऊपर मुसल्लत है वो कराची को डिक्टेट कर रहा है, कराची के ऊपर अपने फैसले मुसल्लत कर रहा है। अच्छा, जहां तक कराची की नुमाइंदगी इस वक्त जिन 2 जमातों के पास है उनमें 3 जमातों के पास है, उनमें एक पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है और एमक्यूएम है। सबसे ज्यादा नुमाइंदगी पीटीआई को हासिल है, 16 एमएनए और 22 या 24 एमपीए उनके हैं, उसके अलावा एमक्यूएम के लोग हैं और पीपल्स पार्टी के लोग हैं। लेकिन ये तीनों पार्टियां इस वक्त कराची दुश्मन फैसले करने में दौड़ लगी हुई है कि कौन जो है कराची के खिलाफ ज्यादा फैसले करता है। यानी आप सूरत हाल ये देखिए कि उस वक्त जब पूरा कराची डूब रहा था तो इमरान खान इस्लामाबाद में बैठकर ये फैसला कर रहे थे कि कराची में या सिंध में कोटे सिस्टम को लामुतनाही वक्त के लिए बढ़ा दिया जाए। अच्छा। तो दूसरा फैसला उन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा किया कि कराची के लोग जब डूब रहे थे और बिजली से मर रहे थे उस वक्त इन्होंने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में भी इजाफा कर दिया और उसको 5 अरब रुपए की सब्सिडी भी दी। और इन तमाम फैसलों में एमक्यूएम भी शामिल है, इसलिए काबीना ये फैसले कर रही थी, काबीना के अंदर एमक्यूएम भी मौजूद है। अच्छा, दूसरी जानिब जब कराची डूब रहा था तो पीपल्स पार्टी वाले यहाँ पर वो अजला बढ़ाने में के फैसले कर रहे थे कि जहां से उनको रेवेन्यू हासिल हो, जहां से उनको पैसे मिले, जहां से जमीनें हथियाने का मौका मिले। तो ये जिला गरबी को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे थे, बजाय इसके कि वो लोगों के साथ आके खड़े होते, मशीनरी को इस्तेमाल करते, इंतजामी मशीनरी को इस्तेमाल करते, लोगों के अंदर एहसास शिरकत पैदा करते। वो ये सारे काम करने के बजाय वो बाहर से बैठकर डिक्टेट कर रहे थे, फैसले मुसल्लत कर रहे थे और जख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे थे। इस सूरत हाल में कराची को क्या लावारिस छोड़ दिया जाए या कराची बिल्कुल इसी तरह खला में रहेगा? तो आप जानते हैं कि जमात इस्लामी कराची की हर एतबार से, तालीमी, सियासी और तहजीबी एतबार से कराची की अगर कोई नुमाइंदा सियासी कुव्वत है तो वो जमात इस्लामी है। लिहाजा जमात इस्लामी ने इस सूरत हाल में कि जब जो नाम निहाद मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अवाम दुश्मन फैसले कर रहे हैं, तो जमात इस्लामी ने अवाम के एजेंडे को, अवाम के मुतालबे को और इस वक्त कौमी सतह पे लाने का फैसला किया है। इन तमाम इशूज को कि जिनके ऊपर पहले नफरत की सियासत होती थी और एक दूसरे के साथ आग और खून की होली खेली जाती थी, जमात इस्लामी ने उन्हीं तमाम इशूज के ऊपर शहर कराची को मुत्तहिद करने का फैसला किया और हमने नफरतों के मुकाबले में मोहब्बतों की सियासत इस तरह की कि शहर कायदीन के ऊपर हमने तमाम शहर कराची की तमाम लिसानी इकाइयों को एक गुलदस्ते की तरह जमा करके दिखाया जो मुश्तरका तौर पर अपने मुश्तरका मुतालबों के ऊपर आवाज उठा रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत तफसील के साथ, बहुत जामियत के साथ आपने पूरे मसले को पेश किया। और चूंकि मैं खुद जानता हूँ कराची के मसले को, रहा है मुझ पर, और मुझे अंदाजा है कि लोग ये किस तरफ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इनमें मेरे दोस्त भी हैं, उन पार्टियों में जो इस वक्त हुक्मरान हैं उनमें भी। अच्छा, बिल्कुल सजाद मियां साहब, मुख्तसर समय आपसे एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका लेना चाहूंगा। मुलाकात होती है अब्दुल्ला साहब की और वजीर खारिजा में बहुत 12 साल की बात किया है। इससे देख लीजिए हम 2 हमसायों में क्या सूरत हाल है। अशरफ गनी भी पहले बहुत शौक से पाकिस्तान आए थे, लेकिन 2-1 मुलाकातों के बाद
बाद वो बदल गए थे वो भी, और वो भी वही बात कर रहे थे। अब शुक्र है इनमें बदला है। अब्दुल्ला के बारे में था कि वो एंटी पाकिस्तान गोया उनके स्टांस है या प्रो इंडिया स्टांस है, लेकिन लगता है कि जब हमने पॉलिसी अपनी मगर वो मुज़ाकरात अफगान अमन अमल के मुज़ाकरात के लिए बड़े एक्टिव हो गए, पॉलिसी हमने बदली है तो अब वो लोग भी हमें इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अफगानिस्तान में जब अमल होगा, इंट्रा अफगान डायलॉग होंगे, वहाँ के जो हुर्रियत पसंद हैं तालिबान के लिए कुछ और हुकूमत के दरमियान, उसमें कुछ सेटलमेंट हो जाएगी। हमारा तो कहना है कि फ़ौज अभी अमेरिकन या नेटो की फ़ौज अभी कुछ देर रहे ताकि सारे मामला सेटल हो जाए। अगर ये हो जाएगा तो इंशाल्लाह उसका फ़ायदा हमें ही पहुँचेगा। क्लोजिंग रिमार्क सर। क्लोजिंग रिमार्क यही है जी, आज हमने शहबाज शरीफ को पकड़ के लगता है कि एक नई सूरत पैदा हो गई है, और दूसरी बात यह है कि जो कराची के हालात या दूसरे हालात हैं वो उस पर बड़ी जामे गुफ्तगू की है। बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान पे बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कमल शाह साहब ने की है। सलीम बुखारी साहब तो खैर सलीम बुखारी हैं सही है, कोई शक नहीं है। सही है, बहुत शुक्रिया सजाद मिर्ज़ा साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने